हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस में। जैसा कि हम सबकी छुट्टी थी दिवाली पे तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर भी नहीं आया था दिवाली के दिन और एक दिन और। तो हम फिर से रिटर्न करते हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और मैंने हमेशा आपको यही कहा है कि हम पेपर को इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हमारी नॉलेज दोनों में ही हेल्प करे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पेपर से आपको, जब आज हम एनालाइज करेंगे इस पेपर से आप क्या क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं, जो मेजर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो हमेशा अपने न्यूज़पेपर को मतलब 6 से लेकर 10 पॉइंट्स के बीच में एनालाइज करने की कोशिश करो कि आप इसके अंदर ही बता पाओ कि आपने क्या सीखा। जैसे आज हम लोग जो लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था वहीं से कंटिन्यू करते हुए हमें ये पता लगेगा कि जो हमारा एक तो दिल्ली का जो एयर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेरी पुअर कैटेगरी में वो आ चुका है। तो ये एक चीज़ है जो कंटिन्यूड है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वहाँ से। तो जो पिछली क्लास में मैंने आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, उनकी टेबल्स, वो सब समझाई थी, वो इसमें भी काम आएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे जो इतने ब्रिलियंट इंडियंस हैं जो बाहर रहते हैं, बाहर के देशों में रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वहाँ की लैब्स को चला रहे हैं, उनको कैसे हम अट्रैक्ट करें और वापस इंडिया लेके आए। तो ये जो ब्रेन ड्रेन होता है ना, BRAIN, ब्रेन ड्रेन, ये आपने बहुत बार सुना होगा ये शब्द, ठीक है। तो कोशिश की जा रही है कि जो टैलेंट है हमारे देश से वो वापस ना जाए, जो बाहर ना जाए, और जो जा चुका है उसको वापस इंडिया लेके आया जाए, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा, वो भी लास्ट क्लास की कंटिन्यूएशन में ही है, वो है बेसिकली जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी आपस में क्लैश हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान बेसिकली अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहा है कि तालिबान पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक वगैरह करवा रहा है। तो आई मीन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, काफ़ी आयरॉनी है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पे ये क्लेम करता है कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहे हैं, और वही पाकिस्तान जो हमारे ऊपर एक काम करता है, जो उसके ऊपर कोई और काम कर रहा है, तो उनको लेके एक पीस डील की बात करी जा रही है। तो वो भी कंटिन्यूड है लास्ट क्लास से। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जनरली हम चीज़ें मिस कर देते हैं, बट मतलब बहुत सारी स्टेट्स ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं, ठीक है। इसी में एक और आर्टिकल है, आगे कंटिन्यूड है। बेसिकली जो भी स्टेट्स पिछले 2-3 सालों में इलेक्शंस में गई हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा कि इलेक्शन से पहले ऑल्दो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो अपना MCC होता है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई नई स्कीम वगैरह लॉन्च नहीं करनी होती है, वोटर्स को नहीं लुभाना होता है, बट आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये काफ़ी कॉमन है और ये होता है। वैसे ही महाराष्ट्र भी जब इलेक्शन में जा रहा था तो उनके यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, और उस स्कीम में अभी थोड़े से घपले पाए गए हैं कि जिन बेनिफिशरीज को नहीं मिलना चाहिए था उन बेनिफिशरीज को मिला है। तो ये जो अपन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स पढ़ते हैं, ठीक है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स मतलब जिनको मिलना चाहिए उनको मिला नहीं और जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिला है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो US में हमारे सामान के ऊपर टैरिफ लगा के हमारे एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसकी वजह से इंडिया का ये जो सी फूड एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली जो श्रिम्स और फिशेज वगैरह होती है, तो उस पे लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो आंध्र प्रदेश मतलब हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था श्रिम्प US को, ठीक है, सी फूड बेसिकली। और अब क्योंकि US एक मार्केट नहीं रहा, प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो एक्सपोर्टर्स को इतना फ़ायदा नहीं होगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया से डील करने का सोच रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको एक और आर्टिकल है जो पता होना चाहिए, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर के हिसाब से, वो एक तो ये वाला था, ये जो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूड है महाराष्ट्र वाला, कि कैसे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस करी थी इलेक्शंस के पहले, और कितना पैसा उसमें इन्वॉल्व था, और अब वो स्टेट्स में एक्चुअली वो सरकारें रही या नहीं रही या फिर दूसरी सरकारें आ गई, तो फायदे में रहा पैसा खर्च करना या नहीं रहा, ठीक है। और इसके अलावा जो एक आर्टिकल है सी राजा जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ रहे हो, ये द हिंदू में भी बाय द वे अपने एडिटोरियल्स लिखते हैं, तो सी राजा मोहन इंटरनेशनल रिलेशंस, या जिसका PSIR ऑप्शनल है वो तो मिस कर ही नहीं सकते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी अच्छे एक मतलब व्यू पॉइंट रखने वाले एक प्रोफेसर भी हैं बेसिकली ये। और GJU में जो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हैं प्रोफेसर वगैरह, और मतलब इनका काम काफ़ी अच्छा है और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं। तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि कैसे पावर शिफ्ट हो रही है। पहले जहाँ US हमेशा कोई पीस डील मीडिएट करता था, आजकल आप देखोगे कि जो ये अपनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आ रही हैं, सऊदी है ना, UAE हो गया, टर्की हो गया, ये कैसे एक बदलते हुए रोल के साथ आ रहे हैं।
तो ये आई थिंक आज के मेजर आर्टिकल्स थे। और इसके अलावा भी एक दो आर्टिकल्स हैं, बट ये कहीं ना कहीं आप, मैं बोलूँगी 7-8 आर्टिकल्स हैं, 7-8 न्यूज़ हैं जो आपको आज के सेशन से टेक अवे लेना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं दिल्ली एयर के साथ ही। देखो, दिल्ली एयर में एज सच नया बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आपने नहीं देखा है तो पिछली क्लास को ज़रूर देखना। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, एक तो जो दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या है वो विंटर में ही क्यों आती है। ठीक है, एक तो अपन ने ये डिस्कस किया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में ही पॉल्यूशन की समस्या क्यों है। एक तो है कि विंटर में क्यों आ रही है, और दूसरा दिल्ली में ही समस्या क्यों है। ठीक है, तीसरी चीज़ कि क्या उसका स्टबल बर्निंग से क्या लेना देना है। ठीक है, फिर चौथी चीज़ मैंने क्या बताई थी आपको कि इस बार जो है दिल्ली का जो AQI है वो कितना ख़राब है। तो यहाँ पे भी बस कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि दिल्ली का जो AQI है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। कुछ कुछ इलाकों का इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिग्नेचर ब्रिज जो है वहाँ पे 351 था, एक जगह 320 था, गाजियाबाद में 324 था। और ये बेसिकली लास्ट ईयर जो था ना उससे ज़्यादा ही ख़राब है। ठीक है, देख सकते हो आप, CPC ने डेटा रिलीज़ किया है, CPCB ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। और उसने बताया कि पिछले 2 सालों से भी सबसे खराब जो अपने को डेटा मिला है एयर क्वालिटी का वो इस साल मिला है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि एक सबसे बड़ा कारण जो होता है उसका पराली जलाना यानी स्टबल बर्निंग होता है। ठीक है, जो जैसे अपन ने धान की बुआई करी, अपन ने राइस उगाई अपने फील्ड में। ठीक है, उसके बाद जो वो नीचे अपन ने ऊपर का राइस तो निकाल लिया, और नीचे वो जो डंठल रह जाती है ना, जो स्टॉक रह जाता है, जो स्टबल रह जाती है, उसको क्या होता है निकालने के लिए आपको लेबर भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, है ना। तो फार्मर्स क्या होता है, क्योंकि उन्होंने हार्वेस्ट लेट किया है, फान जो धान थी उसको निकाला अपनी फील्ड में से लेट था, और अब उनको वीट की बुआई भी करनी है, तो उसके बीच में कम टाइम रहता है, तो उतना एफर्ट ना डाल के फिर वो सीधा जला देते हैं, है ना। और ऑप्शंस भी नहीं है उसके अलावा, करे क्या फिर उस धान वगैरह का। तो वो वाली चीज़ होती है। अब आप बोलोगे मैम ऑप्शंस क्यों नहीं है, हम तो पढ़ते हैं कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, उसको आप कैटल को खिला सकते हो, या उससे आप चारकोल वगैरह में मिक्स करके उससे कुछ और कर सकते हो। पॉइंट ये है कि वो जो स्टबल होता है उसमें बहुत ज़्यादा सिलिका कंटेंट होता है। क्या होता है, सिलिका कंटेंट। और ये जो सिलिका कंटेंट है ना, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आपकी गाय वगैरह नहीं खा सकती, ये उनके लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये बोला था कि दिल्ली और आसपास का जो रीजन है जिसको हम NCR बोलते हैं, तो वहाँ पे आप है ना पटाखे नहीं जलाओगे। और उन्होंने पटाखे जलाओगे भी तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ आप ये ग्रीन क्रैकर्स जलाओगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, सिर्फ ये ग्रीन क्रैकर्स जलाओगे। और उसका भी टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सुबह आई थिंक 7 से 8 था, शाम को भी शायद 9 से 10 ऐसा कुछ था। इन्हीं दो टाइमिंग्स के बीच में आप चलाओगे। अब प्रॉब्लम, हाँ ये देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, सुबह 6 से 7 और शाम को 8 से 10, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, और उसके अलावा आप कभी भी जला नहीं सकते थे। ये सारी चीज़ें लागू करने के बावजूद भी, इतने एफर्ट्स लेने के बावजूद भी, आज आप देखो एयर क्वालिटी कितनी ख़राब है। जो अपने पार्टिकुलेट मैटर होता है PM2.5 और PM2.5 और 10, ठीक है, दोनों ही आप देखोगे बहुत ख़राब स्थिति में है। तो ऐसा क्यों है, जब हम इतने मेजर्स लेते हैं तो फिर ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये तो था अपना दिल्ली के पुअर क्वालिटी के ऊपर। ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बस वही है कि अब तो पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है, कोई भी इसका प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना नहीं चाहता है। इसी को एक काम करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। एक इस पे ना एडिटोरियल भी आया है, तो वो भी अपन यहीं पे देख लेते हैं। इसमें आगे अगर आप जाओगे पेज नंबर ये वाला, तो पेज नंबर 8 पे अगर आप जाओगे तो गुफरान बेग जी ने एक आर्टिकल लिखा है इसमें कि कैसे हमें कनेक्टिंग द डॉट्स करने की ज़रूरत है अगर हमें सच में दिल्ली के पोल्यूशन का कोई समाधान ढूंढना है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, देखो वो ये सीधी सीधी बात बोल रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक तो विंटर के टाइम पे क्या होता है कि आपकी हवा जो होती है वो भारी हो जाती है, तो वो ऊपर उठने की बजाय वो नीचे गिरती है। जब हवा नीचे गिरती है तो जो पोल्यूटेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, अगर ऊपर उठती तो चले जाते, पर क्योंकि हवा नीचे की तरफ है तो वो पोल्यूटेंट्स कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ होता है कि क्योंकि हाई टेम्परेचर है, सॉरी लो टेम्परेचर होता है, ठंडा इलाका रहता है, तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली कंप्रेशन होगा। ठीक है, पोल्यूटेंट्स होंगे वो भी ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आपको पता ही है कि एक तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हवा जो है वो चल नहीं रही है। ठीक है, अब उन्होंने बोला था कि ये गुफरान जी बोल रहे हैं टेक्निकली इस बार तो इतनी अच्छी मानसून हुई, ठीक है, और दिवाली भी इस बार जल्दी आ गई। अगर दिवाली लेट आती तो प्रॉपर विंटर सीजन में आती, जैसे नवंबर में आती, तब तो हम बोलते कि ये वाली प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल रही है। ठीक है, और क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई है तो पोल्यूटेंट्स वैसे भी थे ना जो, वो बेसिकली बारिश के साथ या तो नीचे आ गए या फिर हवा के साथ बह गए।
उसके अलावा भी, क्योंकि उसके बाद भी आप देखोगे अभी भी कई जगह बारिश हो रही थी दिल्ली में, अभी भी लेटली 3-4 दिन तक पहले तक बारिश हुई है, तो तब भी आप देखोगे जो पॉल्यूटेंट्स थे वो निकल जाने चाहिए थे। तो इतने अच्छे मौसम कंडीशंस होने के बावजूद ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ के पोल्यूटेंट्स जा नहीं रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है ना, कि एक पार्टी दूसरे को ब्लेम कर रही है, जैसे आपको पता है बीजेपी आपको, आप बीजेपी को, फिर बीच में कांग्रेस आ जाती है, तो इससे बेटर है हम कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढें, एक कोई सिस्टमैटिक सोल्यूशन ढूंढें। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इतने महंगे महंगे जो आप सड़कों पर पानी छिड़कवा देते हो, आप स्मॉग टावर बना देते हो कि भाई स्मॉग आएगी, क्लीन होकर हवा बाहर निकल जाएगी, ठीक है, या फिर आपने पानी छिड़कवा दिया है ना, या फिर आपने एंटी स्मॉग गन लगा दी, या फिर आप बोल रहे हो कि हम क्लाउड सीडिंग करेंगे। क्लाउड सीडिंग मतलब क्या होता है कि आप उस पर ऐसे कोई पार्टिकल्स गिराओगे जैसे सिल्वर आयोडाइड वगैरह के, उससे क्या होगा कि उसके आसपास पानी जमेगा और आपके क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स बनेंगे तो ऑब्वियसली वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो फिर आपका पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। तो बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल है, छोटे छोटे टाइम के लिए। अगर आपको सच में कुछ अच्छा काम करना है लंबे समय के लिए, तो आपको लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। ठीक है, आपको रूट कॉज को टैकल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से बस चीज़ें देख के कि हाँ आपने 2 महीने में मना कर दिया कि क्रैकर्स मत जलाओ, स्टबल को मत बर्न करो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। तो वो यही बोल रहे थे कि कुछ और हमें अप्रोच अपनानी चाहिए। ठीक है, हमें बेसिकली, और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ग्रीन क्रैकर्स चलाओ। वो बोल रहे हैं जो इको फ्रेंडली क्रैकर जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है उसमें भी 60-70% पोल्यूशन तो है ही। मतलब अगर आपका ओरिजिनल क्रैकर जो हम पटाखे चलाते हैं दिवाली पे, वो अगर 100% पोल्यूशन करते हैं, तो ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो भी 60% तो कर ही रहे हैं। तो बोले हमें ऐसे क्रैकर्स लाने हैं जो 10% करें, समझ रहे हो, हम 100 से 60 पे पहुंचे, हमें 60 से 10 तक पहुंचने की ज़रूरत है, तो वहां तक हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना हमें जाना है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कैसे ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होते हैं, ठीक है, या फिर जो अपना एक कमीशन बनाया गया था ना एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, CAQM, पहले एक बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका नाम था EPCA। ठीक है, ये जो EPCA बॉडी थी ये दिल्ली NCR रीजन में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए थी, पर क्योंकि इसके रहते ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो सरकार ने फिर इसको हटा के एक प्रॉपर एक्ट के तहत, ठीक है, लेजिस्लेचर के तहत एक एक्ट बनाया, और उसमें एक बॉडी बनाई CAQM, जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और इसको जिम्मा सौंप दिया कि अब आप प्रॉपर दिल्ली से और NCR रीजन में ये GRAP जो अपना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है इसको इम्प्लीमेंट करके वहाँ की एयर क्वालिटी को सुधारोगे। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई जितने ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल बढ़ेंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा, तो आप प्राइवेट व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इतना अच्छा करो ताकि लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, फिर आप उनमें बिहेवियर चेंज लाओ, लोगों को बताओ स्टबल बर्निंग की जगह कोई और ऑप्शन दो। ठीक है, स्कूल से लोगों बच्चों की हैबिट्स चेंज करो। तो ऐसा नहीं है कि आप जब सिर्फ पोल्यूशन है वहीं पे कुछ कर रहे हो, आप पूरे साल कुछ कुछ करो ताकि वो पोल्यूशन उस लेवल तक आए ही नहीं। ठीक है, तो ये ब्लेम गेम खेलने से अच्छा है कि हम जैसे ये गार्बेज हो गया उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो गया, ये नहीं कि उसको उठा के जला दिया, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा कि पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये था पूरा दिल्ली से रिलेटेड। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो एक और आर्टिकल है कि क्लाउड सीडिंग जो होती है वो बिना क्लाउड्स की नहीं हो सकती। सबसे पहले तो ये क्लाउड सीडिंग होती क्या है, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। देखो नाम से समझ में आना चाहिए, क्लाउड यानी बादल, और सीडिंग मतलब बादल को बनाना। तो ऐसी कोई तकनीक जिससे हम बादल बना पा रहे हैं। आप बोलोगे हैं हम बादल कैसे बना रहे हैं, देखो होता क्या है, बादल बनते कैसे हैं, बादल होता क्या है, जब बहुत सारी पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जैसे ये समुंदर है आपका, यहाँ से पानी इवेपोरेट हुआ है ना, वो वेपर के फॉर्म में ऊपर गया, वाष्प के फॉर्म में, जब वो ऊपर गया तो आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ठंडा होता है, टेम्परेचर गिरता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है, और जो वो पानी वेपर के फॉर्म में था वो कंडेंस हो जाता है। जब वो कंडेंस हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, पानी की ड्रॉपलेट बन जाएगा। अब जब ये बहुत सारी ड्रॉपलेट्स आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, बादल। और जब ये बादल इतना हैवी हो जाता है, ठीक है, कि वो अब हिल नहीं पाता, तब पानी बरसता है और नीचे आता है, तब रेनफॉल आती है। इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं, जो आप बचपन में पढ़ते थे। ठीक है, पानी की साइकिल, पानी का चक्र, ये हम बचपन में पढ़ते थे कि यहाँ से भाई इवेपोरेशन होता है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होता है, और फिर रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम आर्टिफिशियली अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग। अब क्लाउड सीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्लाउड को बनाना। जब बादल बनेंगे तभी तो पानी बरसेगा, तो बादल कैसे बनाए, क्योंकि इवेपोरेशन तो हम इफेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। हम क्या करते हैं,
बेसिकली बादल देखो होता क्या है कि थोड़े थोड़े बादल पहले से होते हैं हवा में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बादल नहीं है, पर वो हैवी नहीं है इतने कि वो पानी कि उनमें से पानी बरसे। तो आप क्या करोगे, उन्हें हैवी बनाओगे। हैवी बनाने के लिए क्या करोगे, उनमें और ज़्यादा पानी जमा होना चाहिए, कंडेंस होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, वहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स जैसे नमक हो गया, सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, ये सब उस पर छिड़कोगे। तो ये बादल पे जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जाएंगे तो ये क्या होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब क्या है इसका, कि ये पानी को अट्रैक्ट करते हैं, पानी की बूंदों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने एक सिल्वर आयोडाइड का पार्टिकल डाला, इसके आसपास आके बहुत सारी पानी की बूंदें चिपक जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे आपने बहुत सारे पार्टिकल डाले, तो ये सारे फिर क्या करेंगे, अब ये बादल देखो आप कितना हैवी हो गया, और फिर ये बादल से पानी निकलेगा। इसी को बोलते हैं अपन लोग क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा। समझ में आ रहा है। तो ये था। अब ये जो क्लाउड सीडिंग है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया पहला देश नहीं है इसको करने वाला, बहुत सारे देश इंक्लूडिंग चाइना इसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ करोगे भाई, आपको आर्टिफिशियल वर्षा करानी है ताकि ड्रॉट वगैरह नहीं आए, अकाल ना पड़े। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, आपके डैम्स में पानी कम हो गया है, या फिर आपके जो रिजर्वॉयर्स होते हैं, है ना, आपके टैंक्स वगैरह होते हैं उसमें पानी कम हो गया, तो कृत्रिम वर्षा करा के आप पानी की आपूर्ति थोड़े टाइम के लिए पूरी कर सकते हो। फिर अगर आपके यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको पता है कि जैसी बारिश होती है तो आसमान साफ हो जाता है, जितना भी पोल्यूशन होता है वो सारा धरती पे आ जाता है ना पानी के साथ। तो आपको अगर साफ सफाई करनी है, पोल्यूशन वगैरह हटाना है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। या फिर आपको पानी से जो बिजली बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो करनी है तो भी आप क्लाउड सीडिंग करवा सकते हो। तो अलग अलग देश इसको अलग अलग रीज़न की वजह से करते हैं, ठीक है। इंडिया में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि दिल्ली में भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ताकि वहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आ रही है पोल्यूशन की, प्रदूषण की, इसको अपन सॉल्व कर सके। तो ये था आपका क्लाउड सीडिंग का आर्टिकल। हम आपको जब ये नोट शेयर करेंगे, हम पूरे हफ्ते के एक साथ नोट शेयर करेंगे आपको स्टडी मटेरियल के तौर पे, जो आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। उसमें हम क्लाउड सीडिंग का एक आर्टिकल ज़रूर डालेंगे, तो उसको हिंदी और इंग्लिश में डालेंगे ताकि आप उससे अपनी नॉलेज जो है, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलनी चाहिए, वो आपको मिल पाए, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्लाउड सीडिंग, दिल्ली की हवा, ये सारी चीज़ें हमने एक साथ कर ली। अब हम आते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, जो बात करता है अभी ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये जो क्लैश हुए हैं, ठीक है, बॉर्डर पे बलूचिस्तान के, तो वहाँ पे उसको लेके है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने अभी क्लेम किया था कि इंडिया ने, बेसिकली इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इसका, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान का साथ दे रहा है, उसका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है ये क्लैशेस में। तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान ने भी क्लैरिफाई किया है कि ये बिल्कुल गलत है और इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से काम करते हैं। और इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ है कि 2021 में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर पावर ली है, आपको पता होगा पहले अफगानिस्तान जो था, हुआ क्या देखो, अफगानिस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद आपको पता है कि वहाँ पे यूएसएसआर ने 1979 में उसको हड़पने की कोशिश करी। फिर उसके बाद यूएस ने मुजाहिदीन वगैरह के साथ मिलके उसको, यूएसएसआर को वहाँ से निकाल दिया, और 1991 में आपको पता है कि सोवियत यूनियन टूट के रशिया और बाकी सारी कंट्रीज़ बन गई। फिर वहाँ पे आता है तालिबान, तालिबान का इजाद हुआ, ठीक है। तालिबान 2001 मतलब 1996 में आया, और 2001 तक तो बहुत ही स्ट्रांग हो गया था अफगानिस्तान में, ठीक है। उसके बाद आप मान के चलो कि वहाँ के फिर लोगों ने पहल करी कि उनको भी पार्लियामेंट चाहिए, उनको खुद की इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। तो तालिबान तो था ही, पर साथ में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी थी। अशरफ घानी जी, अगर आपने नाम सुना हो, अशरफ घानी जी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। उस गवर्नमेंट के हेड भी थे। अब उसके बाद फिर से 2021 में तालिबान ने ऑब्वियसली पावर कब्जा ली। बहुत सारे लोगों ने कंडेम किया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी साथ नहीं दिया, पर तालिबान अभी भी पावर में है, 4 साल हो चुके हैं। और पहले इंडिया का अप्रोच ये था कि हम तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे, तो हम बिल्कुल भी उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। हमने कोशिश करी कि अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड और अफ़गान कंट्रोल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करें। लेकिन अब 4 साल हो चुके हैं, और ऑब्वियसली इंडिया की डिप्लोमेसी जो है वो भी हमें पता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए होती है। तो अब हम भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो हमने अभी तक तालिबान को अफगानिस्तान का प्रॉपर, आप ये बोल सकते हो, स्पोक्स पर्सन नहीं माना है, पर फिर भी हम तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको पता है दोहा में जब तालिबान आया था वहाँ पे और कंट्री से मुलाकात करने, तब हमारे यहाँ से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमने भेजे थे। इनफैक्ट अभी वहाँ के जो तालिबान गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी न्यू दिल्ली भी आए थे 6 दिन की विजिट पे, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने अभी तक ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं दिया है तालिबान वाली गवर्नमेंट को, पर फिर भी, पर हमें पता है कि अफगानिस्तान में इंडिया का $3 बिलियन से ज़्यादा खर्चा है, मतलब $3 बिलियन से ज़्यादा इंडिया ने वहाँ पे लगा रखा है। आप बोलोगे मैम अफगानिस्तान में हमने कहाँ लगा रखा है।
हमने वहाँ पे घर बनाए हैं, हमने वहाँ पे पार्लियामेंट बनाया है, हमने वहाँ पे सलमा डैम बनाया है, हमने वहाँ पे पावर लाइंस बनाई है, हमने वहाँ पे जरंज दिलारम हाईवे वगैरह भी बनवाया है। इनफैक्ट वहाँ पे हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनके आर्म फोर्सेस को, पुलिस को। वहाँ पे खाने पीने का सामान बेचते हैं ताकि लोगों में ये होता है ना, फूड वगैरह की वजह से प्रॉब्लम नहीं आए। मेडिकल असिस्टेंस देते हैं। तो इंडिया ने बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया है, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया ने अभी ये भी बोला है कि अफगानिस्तान में पहले क्या होता था, जैसे दूसरे देशों में क्या होता है, जैसे हमारे देश की एम्बेसी होती है, ठीक है, जो वहाँ के मतलब हमारे जो लोग रहते हैं वहाँ पे, या फिर वहाँ से कोई रिलेशन रखने हैं दूसरे देशों के साथ, तो वो वाला काम करती है। तो अफगानिस्तान में हमारा एक टेक्निकल मिशन था, ठीक है, कोई एम्बेसी नहीं थी, अब उसको प्रॉपर एम्बेसी बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया, हमने ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट एक सॉर्ट ऑफ हम अग्री कर रहे हैं कि ओके हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग, वहाँ की आर्म फोर्सेस को, पुलिस फोर्सेस को ट्रेनिंग वगैरह देना, वो सब भी इंडिया कर रहा है, ठीक है। तो ये ही था इस आर्टिकल में जो आपको जानना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेज हुए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना कि दोहा जो है वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करके अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीज फायर कराया गया है। सीज फायर मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टीज में से अब कोई भी फायरिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का दूसरा आर्टिकल। अब हम चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि महाराष्ट्र में एक स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, जो विमेन के लिए थी वहाँ पे। तो उसके अंदर करीबन महिलाओं के लिए जो स्कीम थी, इसमें बेसिकली ये था कि ऐसे परिवार जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए सालाना कम है, जिनमें आप देखोगे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो 21 से 65 साल के बीच में, वहाँ पे जो उस घर है उसमें जो एक महिला होगी उसको 1,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। मतलब महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए उसमें पाया गया है कि 12,431 मेन, मतलब 12,000 से ज़्यादा आदमियों को ये बेनिफिट मिले हैं, ठीक है। बेनिफिशरीज जो थी वो गलत आइडेंटिफाई हुए हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि लगभग 24 करोड़ रुपए गलत खातों में चले गए हैं। इनफैक्ट यही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 77,000 ऐसी महिलाएं, या तो वो गवर्नमेंट जॉब में है या फिर उनकी सालाना इनकम ज़्यादा है, मतलब बेसिकली वो इनएलिजिबल है इस स्कीम के लिए, उनको भी ये फ़ायदे मिले हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो मल्टीपल स्कीम्स में रजिस्टर्ड हैं। अरे आप एक स्कीम में फ़ायदा ले रहे हो तो आप दूसरी में नहीं ले सकते, पर ये भी ढंग से आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो डुप्लीकेट बहुत सारी स्कीम्स में है, तो वहाँ पे भी सरकार का बहुत सारा नुकसान हुआ है। सरकार ने बेसिकली, मैंने आपको बताया था ना कि महाराष्ट्र का जब इलेक्शंस होने वाले थे तो उसके पहले ये स्कीम लॉन्च करी गई थी, ठीक है भाई, पॉलिटिकल स्टंट था ये। और उसके लिए बहुत कम पैसा एलोकेट किया गया था, लेकिन अब करीबन ऐसा बोला जाता है कि पर महीने 3700 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और अब सरकार को इस वजह से डेफिसिट भी हो रहा है। ऑब्वियसली क्या करेगी, फिर टैक्सेस बढ़ाएगी, नहीं तो कर्जा लेगी, तो दोनों ही चीज़ें आम जनता के लिए सही नहीं है। तो इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं। सरकार ने ये बोला है कि जो भी बेनिफिशरीज हमने इनएलिजिबल पाए हैं उनको अभी खाते हमने इमीडिएटली बंद कर दिए, सस्पेंड कर दिए। बट अभी तक ये नहीं बताया है कि क्या एफर्ट्स लिए गए हैं रिकवरी करने के लिए। भाई जो पैसा गलत खातों में चला गया उसकी रिकवरी कैसे होगी, वो वापस कैसे लाया जाएगा, उसको लेके अभी तक कुछ नहीं बताया है। सिर्फ ये बताया है कि भाई अब से उन खातों में पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चौथा है इसके बारे में, जहाँ पे सरकार बोल रही है कि अब हम कोई ऐसी फैसिलिटी लाएंगे ताकि हम जो इंडियंस बाहर हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो हमारे स्टार फैकल्टीज़ हैं बाहर, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे हार्वर्ड वगैरह में, उनको कैसे वापस लाया जाए, इंडिया में अट्रैक्ट किया जाए। उसके लिए हम एक ग्रांट वगैरह सेटअप करेंगे, ठीक है। बहुत सारी IITs इसके लिए तैयार हो चुकी हैं। और क्योंकि अभी आपको पता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हाथ खींच लिए हैं, बहुत बड़ी 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 यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड जैसी से भी आप देखोगे हाथ खींचते हुए उनके ग्रांट और फंडिंग को कम कर दिया है। इनफैक्ट उनको बोला है कि अगर आपको ग्रांट या फंडिंग चाहिए तो आपको हमारी कंडीशंस माननी होगी, ठीक है। उन पे कंडीशंस लगा दी हैं कि आप हमारी बात सुनोगे, आप बेसिकली अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, है ना। आपके उनकी ऑटोनॉमी छीन लिया, उनका एकेडमिक फ्रीडम छीन लिया है, उनको बोला है कि आप माइनॉरिटी कोटा वगैरह नहीं करोगे, आप US के ज़्यादा बच्चों को हायर करोगे, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कराई है। तो ये तो ऑब्वियसली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट है, US के अगेंस्ट है। तो ये राइट टाइम है कि हम अपनी फैकल्टीज़ को बाहर से इंडिया लाएं और ऐसे ग्रांट सेटअप करें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकंड पेज पे इस आर्टिकल को कंटिन्यू किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि हम यहाँ पे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम, जिसको हम ब्रेन ड्रेन के नाम से जानते हैं, उससे डील कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि जो इंडिया से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो हायर क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो आगे आप देखोगे रिसर्च और इंडिया का जो R&D इकोसिस्टम है उसमें सुधार कर सकते हैं, वो बेसिकली बाहर चले जाते हैं। क्यों होता है? उनको प्रॉपर ग्रांट्स नहीं मिलते हैं,
फंडिंग नहीं मिलती है ना, उनको रिकग्निशन नहीं मिलता है। फिर आप देखोगे कि काम करने की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती है, उनको डे टू डे कंप्लाइंसेस और जो वो होता है ना कि जो कंडीशंस वगैरह होती है वो ही फुलफिल करने में इतना टाइम लग जाता है कि उनको लगता है कि छोड़ो हम बाहर ही चले जाते हैं। पैकेजेस भी अच्छे नहीं है। देखो यहाँ पे बता रहा है कि इंडिया में सिर्फ 38,000 रुपये मिलते हैं एनुअली, जबकि अगर आप इसको चाइना भी देखोगे तो चाइना भी 1 लाख रुपये दे रहा है वर्सेज यूएस तो आपको 1,30,000 से 2 लाख तक दे रहा है। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें भी हैं। फिर हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, तो अनअट्रैक्टिव है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ों को में अगर हम सुधार कर लें तो वो ये बोल रहे हैं कि बाहर के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से हम लोगों को वापस बुला के, ठीक है, अच्छी अच्छी लेबॉरेटरीज बना के उनको टीम्स हायर करने के लिए क्या बोलते हैं फ्रीडम दे के 14 प्रायोरिटी एरियाज जो होते हैं स्टेम के अंदर वहाँ पे हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे बहुत सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इंडिया प्रॉपर सैलरी ना दे पाए, लेकिन बाकी चीज़ तो दे सकता है। जैसे आप पहले ही क्लैरिफाई कर दो कि भाई आपको आईपी ओनरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे इसरो के अंदर विक्रम साराभाई जी ने एक कल्चर दिया था कि आप अपने लोगों पे ट्रस्ट करो कि वो आपको अच्छा डिलीवर करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर एकदम कड़ी नज़र करके माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हो, नहीं, ओवरसाइट को कम से कम रखो और लोगों के साथ लॉन्ग टर्म रिश्ते बनाओ ताकि उनको उस इंस्टीट्यूट के साथ रहने में मज़ा आए। आप हो सकता है सैलरी नहीं दे रहे, लेकिन अगर इंसान की बाकी ज़रूरतें पूरी हो रही है ना, अच्छी हाउसिंग, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी डे टू डे नीड्स, है ना, तो वो कम सैलरी में भी यहाँ पे काम कर लेंगे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। फिर ये बता रहे हैं कि यूरोप में भी अब वो लोग इसको राइट टाइम समझ रहे हैं कि कैसे अपने लोगों को वापस लाया जाए। इनफैक्ट यूरोपियन कमीशन है उसकी जो हेड है, ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने भी एक प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं ताकि वो एकेडमिक फ्रीडम दे सके और अपने साइंटिस्ट को वापस बुलाएं। चाइना ने भी आप देखोगे एक प्रॉपर प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है। उन्होंने तो नए रिसर्च सेंटर्स वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए, नए लैब्स वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए ताकि कंट्री के इनोवेशन को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार ये स्कीम लॉन्च हो रही है। इंडिया में पहले एक वज्र नाम की स्कीम जिसका नाम होता था विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी प्रोग्राम। इसके अंदर जो हमारे बाहर देशों में यूनिवर्सिटी में जो हमारे बच्चे फैकल्टी की तरह काम कर रहे हैं उनको बेसिकली हम इंडिया बुलाते थे छोटे छोटे असाइनमेंट्स के लिए, 3 महीने वाले, और उनके साथ में कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करते थे। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसा बोला जाता है कि 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने 60 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे, बट फिर भी इसको लॉन्ग टर्म में हम इसका कुछ कर नहीं पाए। तो ये जो अब सरकार सोच रही है ना ये ग्रांट फंड वगैरह बनाने की, इससे काफ़ी हेल्प होगी कि हम स्टेम जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाली फील्ड है उसमें हम बेसिकली इंडिया को अपने साइंटिस्ट वापस बुला के एक अच्छा परचम बना सके, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का चौथा आर्टिकल। फिर आता है कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड न्यूज़ जिसमें काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, स्पेसिफिकली जब राहुल गांधी के जो ये आया था कि वोटों की चोरी हो रही है, गलत वोटर लिस्ट बनी है, तो उसी में आप देखोगे एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रूल्स का करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग रखी है। उसमें बेसिकली वो सारी पार्टीज़ को बुलाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और उन्होंने ये बोला है कि जो भी स्टेट्स अभी पॉल पे जा रही हैं वहाँ पे तो प्रॉपरली ये एक्सरसाइज करी जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट है ना लोगों को बोला है कि अगर आप 2003 से पहले के बाद पैदा हुए हो, है ना, आपका बर्थ है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट से आप ये सबमिट करके प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपका बर्थ जो है वो 1987 के बाद है तो आपको सबमिट करने हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो ताकि आपकी वैलिडिटी पाई जा सके कि भाई आप प्रॉपरली सच में बिहार के इलेक्टोरल रोल में हो या नहीं हो, ताकि इलेक्टोरल रूल्स का प्रॉपर रिविजन किया जा सके। पहले क्या होता था कि कभी भी कोई इलेक्शन होते थे तो सिर्फ एक ये स्पेशल समरी रिविजन होता था, ठीक है, कुछ घटा दिए कुछ बढ़ा दिए, लेकिन अब क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से शुरू से आप इलेक्टोरल रूल्स को बनाओगे ताकि ये जो दिक्कतें आ रही है गलत लोगों की, गलत एड्रेसेस की, उनको अपन लोग दूर कर सकें। इसको लेके एक केस भी हुआ था क्योंकि इसमें आधार कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना था, वोटर आईडी को डॉक्यूमेंट नहीं माना था, राशन कार्ड को नहीं माना था, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप आधार कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानो। और इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि जो लास्ट रिविजन हुआ था ना उसी से आप काफ़ी सारा डेटा जो है ऑटो पॉपुलेट कर लो ताकि कम से कम लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स वापस सबमिट करने की ज़रूरत पड़े। बट देखो इस पूरे आर्टिकल से आपको अच्छी चीज़ क्या देखने को मिली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज़ को सीरियसली ले रहा है। जो हमारे ऑपोजिशन ने एलिगेशंस उठाए हैं कि जो वोटर लिस्ट है वो सही नहीं है, इलेक्टोरल रोल्स को वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये काफ़ी वियर्ड सा आर्टिकल है, मुझे नहीं पता आप इसके बारे में क्या सोचोगे, ज़रूर बताना। ये जो लोकपाल हमारे यहाँ पे एक बॉडी है, आपको पता होगा कि 2013 में एक इंडिया में मेजर चीज़ हुई थी, क्योंकि आपको पता है 2014 में तो फिर मोदी जी की सरकार
आ गई थी। लेकिन उसके पहले जब कांग्रेस थी तो 2013 में बहुत सारे स्कैम्स तो हुए ही थे, 2G 3G कोल स्कैम ये सब। बट 2013 में एक एंटी करप्शन कैंपेन चला था अन्ना हजारे, और उसमें ही आए थे अपने अरविंद केजरीवाल जी, जहाँ से बनती है आपकी आप पार्टी, ठीक है। तो वो जो पूरा कैंपेन था उसकी एक डिमांड थी कि इंडिया में एक एंटी करप्शन बॉडी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे एक प्रॉपर एक पर्सन होता है या एक बॉडी होती है जो सिर्फ करप्शन के केसेस देखती है। तो उसको ओम्बड्समैन कहते हैं वो लोग। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए। और उसी के बाद आप देखोगे इंडिया में लोकपाल और लोक आयुक्ता का कॉन्सेप्ट आता है कि हर स्टेट में जो करप्शन के देखेगा वो तो लोक आयुक्ता होगा, और पूरे सेंटर के लेवल पे जो देखेगा वो लोकपाल होगा। अब लोकपाल में क्या आते हैं, 8 मेंबर्स होने चाहिए। अभी फिलहाल लोकपाल में 7 मेंबर्स हैं, एक ऑब्वियसली उनका हेड होता है और 6 लोग और हैं। अब हुआ क्या है कि ये लोकपाल जो होते हैं जनरली, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो ये होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट से या तो रिटायर्ड या सर्विंग, मतलब जजेस वगैरह जो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, मतलब इतनी हाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकपाल की। तो लोकपाल काफ़ी एक रिस्पेक्टेड बॉडी है, ठीक है। इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है कि बेसिकली लोकपाल ने एक टेंडर निकाला है कि उनको 7 BMW कार चाहिए 7 मेंबर्स के लिए। अब उसका वो ये रैशनल क्या दे रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी BMW कार मिलती है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इस वक्त कौन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको तो आप देखोगे मर्सिडीज़ मिलती है। तो वो ये बोल रहे हैं जब हमारे मेंबर्स भी सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड या सर्विंग जजेस वगैरह हैं तो वो उसी स्टैचर के हैं, तो उनको भी फिर BMW कार मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यही इसका निष्कर्ष था। तो मुझे नहीं पता इसका क्या ओपिनियन होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, या जैसा आप सोचते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे कवर किए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो बेसिकली ये छोटा सा आर्टिकल है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि यमुना जो नदी है अपनी, जो दिल्ली से होकर गुजरती है, तो वहाँ पे आप देखोगे 4-5 किलोमीटर का अब एक क्रूज़ बनाया जाएगा। क्रूज़ आपको पता है ना, बड़े बड़े जहाज होते हैं जो पानी में तैरते हैं, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। आप रिसॉर्ट जैसा चीज़ होता है, 4-5 दिन आप पानी पे रहते हो, मजे करते हो, फिर वापस आते हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, US और बाकी देशों में जो वेस्टर्न देश वगैरह होते हैं वहाँ पे काफ़ी कॉमन था। इंडिया में भी आपको पता है कि गंगा नदी पे क्रूज़ चलता है, वैसे अब यमुना नदी पे भी क्रूज़ चलाने की बात की जा रही है। उसके लिए आप देखोगे ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ऑफ पोर्ट्स और पोर्ट्स के अंदर आती है ना, उसी के अंदर एक बॉडी है, ये बनाई गई है। ये इस पूरे वाटरवेज बनाने का काम करती है, जो अपनी नदियों पे कैसे आप नदियों को वाटरवे बना सकते हो, कैसे आप पानी के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, ठीक है, उसके माध्यम से आप लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। तो उसके लिए आप देखोगे ये बॉडी काम करती है। इसका ही काम होता है जनरली स्टेट गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करके लैंड दिलवाना, फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, फ्लोटिंग जेटीज़ वगैरह बनाना जहाँ पे आके आपकी बोट्स मतलब होता है ना रुकेंगी, फिर चार्जिंग स्टेशन बनाना, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक सोलर दोनों तरह के कॉम्बिनेशन वाले बोट्स लोगे, फिर पैसेंजर की सेफ्टी देखना, उनके लिए भी टॉयलेट, चेंजिंग रूम है ना, वेस्ट डिस्पोजल, ये सारी वाटर वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़ वगैरह तैयार करना, तो ये सब कराया जाएगा। तो ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, फिर वहाँ पे जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ नेशनल वाटरवे 110। तो जो यमुना पे एक्चुअली होता क्या है, इंडिया में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसको बोलते हैं रिवर इंटरलिंकिंग प्रोग्राम, ठीक है, और एक हमारा हुआ था वाटरवे प्रोग्राम। उसके अंदर इंडिया में करीबन 110, ठीक है, वाटरवेज जो थे, जो रिवर्स होती है ना, उनके ऊपर बेसिकली हमने बोला था हम ये वाटरवे बनाएंगे जिसपे शिप्स वगैरह चल सकती है और आप टूरिज्म और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो 110 नंबर का जो वाटरवे है उसी वो यमुना वाला ही है, और उसी पे आप देखोगे क्रूज चलाने की बात की जा रही है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये नहीं है कि, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और 7 अदर स्टेट्स है जहाँ पे बाईपोल होंगे, ठीक है। तो जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, तो यहाँ पे सब में क्या है, MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके बाद आपको पता है कि आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, दारू वगैरह, कैश वगैरह ले जाना और ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। और अगर कोई ऐसा करता है तो आप इसकी एक सी विजिल ऐप करके आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो ये लोगों से इस बार RAS के इंटरव्यू में पूछी गई थी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सी विजिल ऐप, यहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो, और इनका टारगेट ये होता है कि 100 मिनट के अंदर अंदर, मतलब लगभग अगर आप देखोगे तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपकी कंप्लेन का निवारण किया जाए। तो जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं उनका रेजोल्यूशन वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे एक ये चीज़ आई है कि साबरमती आश्रम में एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, उसके एक टेंडर फ्लोट किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है कि वो डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र यानी DBOT मॉडल पे बनाया जा रहा है। ये क्या होता है, बेसिकली
आप ये पढ़ते हो कि बहुत सारा सामान या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो सरकार अकेले या प्राइवेट सेक्टर अकेले नहीं बना सकता। इसके लिए दोनों की साझेदारी और भागीदारी की ज़रूरत होती है, और उसी को हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं, पीपीपी, यानी सरकार और प्राइवेट की साझेदारी। ठीक है। अभी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, इसके बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। जैसे एक होता है आपका बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, ठीक है, एक होता है आपका ईपीसी, है ना, और एक होता है आपका हैम। बहुत सारे होते हैं, इसमें लीज मॉडल भी आता है। उसी में एक मॉडल और आता है आपका, वो होता है, इस बीओटी के आगे डी और लगा दो, जिसको हम बोलते हैं डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टी होगी वो उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन भी करेगी, उसको बनाएगी भी, ठीक है, उसमें ऑपरेट भी करेगी। ऐसा समझो कि कोई सड़क है, उस सड़क को डिज़ाइन भी किया, उसको बनाया भी, ठीक है, वहाँ पे टोल प्लाजा लगा के उसमें ऑपरेट भी किया, और अपने पैसे वसूल करने के बाद सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया कि अब आप संभालो। तो ऐसे मॉडल के अंदर ही इस म्यूज़ियम को बनाया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं था कि साबरमती आश्रम में म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, और इम्पॉर्टेंट था ये पीपीपी मॉडल समझना। ठीक है। फिर आते हैं हम, ये यूपी में बेसिकली एक अनाउंसमेंट किया है कि जो अग्निवीर स्कीम आई थी सरकार की, है ना, कुछ सालों पहले, जिसमें आप देखोगे लोगों को शॉर्ट टर्म में मिलिट्री रिक्रूटमेंट दिया जा रहा था, तो उनको अभी 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो एक्स सर्विसमैन को मिलता है उसके बराबर रखते हुए इनको 3 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, और मतलब इनको एक प्रेफरेंस भी दी जाएगी बेसिकली कांस्टेबल और फायरमैन वगैरह जब हायर होंगे। एक तरीके से इनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जा रही है कि आप वहाँ से जब लौट के आओ तो आपके पास कुछ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो। अब इसके बाद ये ना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सबको पता होना चाहिए कि अक्टूबर 31 को हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है, और इस साल हम 150वां साल बनाएंगे उनकी बर्थ एनिवर्सरी का। तो आपको पता ही है कि वो गुजरात से थे, और होम स्टेट में तो ऑब्वियसली बहुत सारे सेलिब्रेशन होने ही है। इनफैक्ट सरकार ने इसके लिए एक 100 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, ठीक है, उसको चेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, पर उसमें पुराने प्रेसिडेंट, पुराने प्राइम मिनिस्टर्स, जैसे आपके देवे गौड़ा साहब हो गए, या फिर प्रतिभा पाटिल जी हो गए, रामनाथ कोविंद जी हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए, स्टेट के गवर्नर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं 100 मेंबर्स की कमेटी में। और ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पटेल साहब की जो जर्नी है उससे हम यूथ को इंस्पायर कर सकें। जैसे वो ये बता रहे हैं कि जब वो छोटे से थे, 14 साल के थे, तो उन्होंने स्कूल में रिबेल किया था कि जो बुक 2 पैसे की है उसको हमें 5 पैसे में क्यों बेचा जा रहा है। तो आज के ज़माने में जो आप ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन देखते हो, कि सिर्फ एजुकेशन के बहाने, स्कूल्स और कॉलेजेस के बहाने जो बड़े बड़े लोग हैं वो पैसा मिंट कर रहे हैं, वो पैसा खींच रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट कैसे आप विरोध कर सकते हो। वैसे ही उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को मना किया था कि आप में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, नहीं तो आपको हमारा फ़ायदा मिलेगा। पर आज के ज़माने में आज हम क्या देखते हैं, नेपोटिज्म, कि अगर पिताजी पॉलिटिशियन है तो बच्चा अपने आप पॉलिटिशियन बन रहा है, और वो वही बन रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसको एडवांटेज मिलेगा। तो इस चीज़ के खिलाफ थे पटेल साहब, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे कि वो बैरिस्टर थे, वो बाल गंगाधर तिलक ने जो 1916 में एक स्पीच दी थी, उससे बहुत इंस्पायर हुए थे, जो वो होम रूल लीग मूवमेंट के टाइम पर उन्होंने स्पीच दी थी। तो इन सब चीज़ों को आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करके, आप अपने एथिक्स में यूज़ करके अपने आंसर्स को और एनरिच कर सकते हो। ठीक है। एक ये छोटा सा न्यूज़ है, मुझे लगा नहीं वैसे इंपॉर्टेंट है। ये साबरीमाला जो टेम्पल था, जो कुछ साल पहले विमेन की एंट्री के लिए जो महिलाएं वहाँ पे ज़बरदस्ती घुस गई थी, ठीक है, उसकी एंट्री के लिए मतलब न्यूज़ में आया था। उसमें क्या हो रहा है कि अभी ये बोला जा रहा है कि कुछ गोल्ड वहाँ पे मिसिंग था, और आपको पता है कि उसकी प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई थी। और बीच में अभी वहाँ पे क्या हुआ था कि गोल्ड प्लेटेड आइडल्स बनाए गए थे, तो लोग बोल रहे थे कहीं ये कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि किसी चोरी को छुपाने के लिए कुछ दूसरा जगह आप मतलब लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो। बट पॉइंट ये है कि बड़े बड़े टेम्पल्स में भी, इनफैक्ट ये सिर्फ साबरी वाला टेम्पल की नहीं है, बहुत सारे टेम्पल्स इस बार न्यूज़ में आए थे इसी चीज़ को लेके कि वो जो पैसा आ रहा है उसको प्रॉपरली मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि भक्त जो होता है वो अपने पैसे दे रहे हैं, और उस पैसे को अगर आप ढंग से यूज़ करो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल हो, या उसमें कॉरिडोर बनाना हो, या उसका और अच्छा डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए यूज़ करो तो समझ में भी आता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है। फिर ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाला जो अपन पढ़ रहे थे केस स्टडी, उसी से रिलेटेड बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक आर्टिकल आया था कि अभी ये स्टेट जैसे मध्य प्रदेश था, एक मिनट, मध्य प्रदेश था आपका, हरियाणा था, उड़ीसा था, ठीक है, इन राजस्थान था, ये सारी स्टेट्स क्या हैं अभी पोल पे गई थी। एक मिनट, हाँ, ये क्या है अभी पोल पे गई थी। तो यहाँ पे जब ये पोल पे गई तो यहाँ पे बताया गया कि कितना इन्होंने जो खर्चा था वो किया, स्कीम्स वगैरह लागू करी गई, तो लगभग 67,000 करोड़ से ऊपर का जो पैसा है वो खर्च हुआ था प्री पोलिंग। कई जगहों पे तो ऑब्वियसली जो सरकारें पहले थी वही बाद में आई पावर में, लेकिन कई जगह जैसे राजस्थान का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 6,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी बीजेपी सरकार आई। उड़ीसा में भी यही हुआ,
ठीक है। बीजेपी की जो सरकार थी वो मतलब अपने आप को बचा नहीं पाई। आपने महाराष्ट्र में तो देख ही लिया था वो माझी लाड़की बहन योजना में कितना बड़ा झोल घपला देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो बोल रहे हैं कि कैसे हमें ये जो डायरेक्ट बेनिफिट मतलब बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है ये बोल के कि हम लोगों को हेल्प करेंगे, मदद कर रहे हैं, ये बेसिकली लगभग अगर सरकार 100 रुपये खुद के टैक्सेस का कमा रही है, जैसे राजस्थान सरकार अगर 100 रुपये खुद के टैक्सेस से कमा रही है तो लगभग 33 रुपये मतलब 1/3 हिस्सा वो इन स्कीमों में दे देती है। अब अगर ये लॉन्ग टर्म हो, इससे सच में किसी को फ़ायदा हो तो ये स्कीम बेनिफिशियल भी है ना। पर आपको पता ही है कि यहाँ ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा। गवर्नमेंट कैंपेन्स होते हैं जनरली ये इलेक्शंस जीतने के लिए, तो ये एक तरीके की मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको दूर किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे ना एक चीज़ है, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है तो यहाँ पे रोज़ क्या होता है कि आपको कोई ना कोई ऐसे जो लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं कैंडिडेट्स, उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये ज़रूर पढ़ा करिए एटलीस्ट। अगर आपके स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनके पास नेट एसेट कितना है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कोई क्रिमिनल केसेस हुए या नहीं हुए। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है 3 FIR, तो आपको पता तो हो कि वो किस तरीके की FIR भाई, मतलब चोरी चकारी की है या सच में कोई बेजर मर्डर वगैरह की है या कोई वुमेन के साथ कुछ गलत काम किया है, क्योंकि यही लोग आगे जाके आपके लिए लॉज बनाएंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी रखना, इतनी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक केस आया था कस्टोडियल डेथ का। अब सबसे पहले तो कस्टोडियल डेथ होती क्या है? जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है और पुलिस की कस्टडी में ही किसी प्रिजनर की डेथ हो जाती है, उसको हम कस्टोडियल डेथ बोलते हैं। कस्टोडियल डेथ हमारे इंडिया में अभी भी क्राइम नहीं है, ठीक है। इसके लिए पुलिस को कोई पनिशमेंट नहीं है। बहुत सारी बार आप देखोगे डिमांड की गई है। इनफैक्ट आप देखोगे यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन एग्जिस्ट करता है इस पर, पर इंडिया ने उसको साइन नहीं किया है। पर अभी अब रिसेंटली एक केस हुआ था जहाँ पे 22 साल का एक लड़का था, उस पर सेक्शुअल हरासमेंट का केस लगा था एक बच्चे के ऊपर। उसके भी कस्टडी में डेथ हो गई और उसके पेरेंट्स ने बेसिकली डिमांड किया था कि हमें मेडिकल रिकॉर्ड्स और CCTV फुटेज दिखाया जाए जब वो लास्ट जिंदा था। तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का हनन है और इसके लिए बच्चे की माँ ने स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया था, क्योंकि हाई कोर्ट में उनकी प्ली रिजेक्ट कर दी थी। फिर ये मैटर वो सुप्रीम कोर्ट लेके गई और उसके बाद वहाँ पे एक स्पेशल लीव पिटिशन लगाया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्पेशल लीव पिटिशन होता क्या है, ठीक है। ओके। फिर आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं बोलूँगी पिछले 3 दिन में कुछ हुआ है वो तो ये है कि सुबह सुबह ब्रॉड डे लाइट में 9:30 बजे पेरिस जैसी सिक्योर जगह में ले लूवर करके एक म्यूजियम है वहाँ पे, बहुत पुराना। वहाँ पे मतलब ऐसे समझो वहाँ के राजा महाराजाओं के नेकलेस और इतने बड़े बड़े सोने चांदी और डायमंड्स के जो मुकुट वगैरह होते हैं वो रखे थे। 7 मिनट में 9:30 पे चोर घुसे, 2 बाहर थे, 2 अंदर थे जो अंदर घुसते हैं और वो चोरी करके 9 आइटम ले जाते हैं अपने साथ। और वो भी भागते किस पे पता है? यामाहा के स्कूटर पे। तो पॉइंट ये है कि ये जो डे लाइट रॉबरी हो रही है ये हमें बताता है कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम अभी कितना पिछड़ा हुआ है और हमें कितना आगे जाना है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर यूट्यूब वीडियो देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, मतलब आपको समझ में आएगा। हमारे लिए ये बहुत ही बेकार बात है कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, पुलिस, सेफ्टी और ये सारी चीज़ों पे एक मेजर आप बोल सकते हो सटायर है, लेकिन इंटरेस्टिंग तो है कि आज के ज़माने में भी इतनी टेक्नोलॉजी के साथ भी ये हो सकता है। तो इसको वो जो अगर आपने किसी ने वो सीरीज़ देखी हो मनी हाइस्ट वाली तो ये उसी पे आप ऐसे बोल सकते हो कि उसी से कुछ इंस्पायर्ड है। फिर ये आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये राजा मोहन साहब का एक आर्टिकल है कि कैसे चाइना, UAE, सऊदी, टर्की और कतार, ये नए बेसिकली मिडल ईस्ट हो गया, एक नया सेंटर बन रहा है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने का। पहले जो काम यूनाइटेड नेशंस का था या वेस्टर्न पावर जैसे यूरोप और US का था, आज ही छोटे छोटे देश कर रहे हैं। जैसे आपको पता ही है कि अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो पीस डील हो रही है वो भी दोहा के अंदर करवाई जा रही है और टर्की उसमें बेसिकली एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट मीटिंग भी टर्की में होगी। वैसे ही आपको पता है कि इनिशियली क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि ये काम बेसिकली US करता था और यूरोप की कंट्रीज़ के अंदर होता था। जैसे जब USSR अफगानिस्तान से बाहर निकला, ठीक है, वो जो मीटिंग हुई थी वो बेसिकली जनीवा में हुई थी, है ना। वैसे ही आप देखोगे, आपने नाम सुना होगा जब इसराइल और गाज़ा का, फ़लस्तीन और इसराइल का ये जो युद्ध चल रहा था, तो उसमें 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुए थे। ऑस्लो जो है वो बेसिकली नॉर्वे के अंदर आता है, ठीक है। और वो किसके द्वारा लीड किए गए थे? अमेरिका के द्वारा। तो यूरोप के देशों में ट्रीटी साइन होती थी और अमेरिका उसको कंक्लूड करता था, ठीक है। आज वो काम कहाँ पे हो रहा है? मिडिल ईस्ट के देशों में हो रहा है और काम बेसिकली टर्की और ये वाले देश कर रहे हैं। जैसे अभी आपको पता है जो इसराइल गाजा की जो डील हो रही है वो अमेरिका के ऑब्वियसली द्वारा ही करी जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने इतना बखान किया उस चीज़ का। लेकिन वो कहाँ पे हुई थी? इजिप्ट के शर्म शेख में,
ठीक है, और उसमें टर्की, कतार, इजिप्ट तीनों ने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो इसके बाद आप देखोगे कि इनफैक्ट टर्की जो है, आपको पता ही है कि टर्की जो देश है वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, वो नाटो का भी मेंबर है। ठीक है, तो इनफैक्ट टर्की को ये लगता है कि अगर वो अच्छा रोल प्ले करेगा मीडिएशन में, सारे कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का, तो ये जो उनके जो प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब अर्दोगन साहब, एक तो उनकी लीडरशिप अच्छी मानी जाएगी, है ना, और दूसरा वो मिडिल ईस्ट में पूरा अच्छे तरीके से अपनी लीडरशिप को जमा पाएंगे। तीसरा वो नाटो में अच्छी बार्गेनिंग, क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ पे यूएस कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर टर्की इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि टर्की के बिना आप पीस नहीं कर सकते, आप विश्व शांति नहीं ला सकते, तो टर्की का अपने आप ही ओहदा बढ़ जाएगा। फिर टर्की जो है वो बेसिकली आप देखोगे न्यूट्रल है, वो मतलब उसने रशिया को भी वेपन्स दिए, यूक्रेन को भी दिए, इसराइल को भी दिए, गाजा को भी दिए। समझ में आ रहा है आपको? उसी की वजह से आप देखोगे जो रशिया यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था, तो आपको पता है कि ब्लैक सी जो था, है ना, वहाँ से बहुत सारा सामान जो है वो शिप्स के माध्यम से बाकी देशों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। तो उसी ने वहाँ पे आप देखोगे जो ग्रीन डील होती है, ब्लैक सी ग्रीन डील, उसमें भी टर्की ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे कि जो सीज फायर हुए थे दोनों में, उसमें भी आप देखोगे टर्की ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इस वजह से टर्की का जो रोल है मिडिल ईस्ट में, यूरेशिया में, नाटो में, सब जगह बढ़ रहा है। ठीक है, फिर वैसे ही आप देखोगे कि जो कतर है, कतर आपने दोहा के नाम से सुना होगा, तो दोहा कतर की राजधानी है। तो बहुत ही इसको बोलते हैं छोटा स्टेट बट मेगा पॉलिटिक्स। ठीक है, कतर आपको पता है कि ओपनली हमास को सपोर्ट करता है, तालिबान को सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन सभी लोगों से बातचीत करता है, वो सबसे बेसिकली बातचीत करके, जैसे उसने यूक्रेन में भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया था। ठीक है, उसने आपको पता है कतर भले ही छोटी कंट्री हो, लेकिन वहाँ पे बहुत पैसा है, वहाँ पे बहुत फंड है कतर में, तभी तो आप देखोगे फुटबॉल वगैरह के मैचेस भी होते हैं, फीफा वर्ल्ड कप वगैरह भी होता है। ठीक है, तो अनलाइक पहले के ज़माने में जहाँ पे आप देखोगे कि यूरोप जो था वो तो किसी भी पार्टी के साथ घुल मिलता नहीं था, टर्की और कतर उनकी प्रायोरिटीज़ क्लियर है, वो हो सकता है किसी एक पार्टी के साथ ही हैं, एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी उस कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल बन गए हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। वैसे आप देखोगे सऊदी अरेबिया, जो इस वक्त उनका क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान जी, उन्होंने भी आप देखोगे 2023 में जेड्डा समिट ऑर्गेनाइज करी थी रशिया और यूक्रेन के बीच में एक संधि कराने के लिए। आबू धाबी यानी दुबई हो गया आपका, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अजरबैजान और अर्मीनिया का जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था नगार्नो कारबाख के हिस्से को लेके, ठीक है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। ये सारी कंट्रीज तो क्या हो गई, आपकी मिडिल ईस्ट वाली हो गई, जो आपके बीच में आती है, गल्फ कंट्रीज होती हैं। लेकिन इसके अलावा चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी आपको पता है कि सऊदी और ईरान में जब टेंशन आ गए थे, ठीक है, तो चाइना ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर बांग्लादेश में जो हुआ था, अभी बर्मा में जो फिर से हो गया था, वहाँ पे भी आप जो उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको भी मैनेज करने के लिए चाइना ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनफैक्ट आप देखोगे चाइना ने तो खुद की एक इंटरनेशनल संगठन बना लिया है मीडिएशन का, हांगकांग के अंदर, जिसमें वो बेसिकली लोगों को बोल रहे हैं कि वेस्ट डोमिनेटेड जो प्लेटफॉर्म्स है, यूनाइटेड नेशन वगैरह, उनको छोड़ो और हमारे पास आओ, हम मिलके बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स का निपटारा करेंगे। ठीक है, ट्रम्प तो आपको पता ही है, बार बार बोल रहे थे कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर था उसको रुकवा दिया, और वो कैसे कोई भी वॉर को रुकवा सकते हैं। अभी रशिया यूक्रेन के वॉर को भी रुकवाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि क्या इंडिया ने कभी भी पूरा पहले कभी निगोसिएशन या मीडिएशन का रोल प्ले किया है? हाँ, तो जो कोरिया में के वॉर हुए थे 1953 में, या श्रीलंका में जब वो क्राइसिस आया था, है ना, या फिर मालदीव्स और नेपाल में जब इंटरनल क्राइसिस हो रहा था, तो इंडिया ने भी आप देखोगे इनफैक्ट वहाँ पे जो लोग थे सभी फैक्शन से बात करके वहाँ पे शांति लाने की कोशिश करी थी। इंडिया की खुद के अंदर अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में कुछ जो चल रहा है, वहाँ पे हमने शांति समझौता कर लिया। फिर हमारे यहाँ पे जो नक्सलाइट्स का प्रॉब्लम था वो भी बहुत हद तक खत्म हो गया है। तो हमने उनके मतलब वहाँ से भी आप देखोगे कैसे लोगों को चेंज करा है, रिबेल्स को चेंज करा है, और ये भी हमारे को एक बहुत अच्छे लेसन देता है। तो ये बता रहे हैं कि कैसे मीडिएशन जो है आज के ज़माने में पावरफुल वो नहीं है जिसके पास आर्म्स है, आज के ज़माने में पावरफुल वो है जो मीडिएशन कर सके। क्योंकि मीडिएशन जो होता है ना, आजकल यूनाइटेड नेशंस का ही नहीं रह गया है, बहुत सारी कंट्रीज भी आप देखोगे मीडिएशन का रोल या पीस मेकर्स का रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, ये था इस पूरे आर्टिकल का निष्कर्ष। फिर आता है एक आर्टिकल है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ये वहाँ उसके जो पुराने चेयरमैन थे उन्होंने लिखा है और बताया है कि कैसे ये एक टुथलेस टाइगर है, इसके पास इतना बजट है पर उसके बाद भी आप देखोगे ये पूरी तरीके से अपना काम कर नहीं पा रहा है। कोई भी कमीशन प्रॉपरली गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं होता, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट करी हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे
अभी फिलहाल इस कमीशन को पहली बात तो ये एक्ट के अंदर बना है, कोई इसको संवैधानिक स्टेटस नहीं मिला है। जैसे नेशनल कमीशन ऑफ एससी है या नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, उनको संवैधानिक वैधता मिली है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ आज भी सिर्फ एक एक्ट के अंदर ही बनाया गया है। इसमें फिलहाल तो अभी कोई चेयरमैन भी नहीं है, कोई मेंबर्स भी नहीं है, कोई इसको सीरियसली लेता भी नहीं है। और इसका जो रोल है वो NCSC, NCST, आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए प्लस आप देखोगे वो ये बोल रहे हैं कि इसको मतलब सोचने की ज़रूरत है कि हम इस बॉडी को कैसे पावरफुल बनाएं, अदरवाइज हम तो टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है बट पावरफुल कि अगर आपको नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचना हो। फिर यहाँ पे एक आर्टिकल है मृणाल पांडे जी का, जिसमें वो बता रही हैं कि थेरी का इन्होंने तो बेसिकली ये बताया है कि कैसे सेंचुरीज मतलब अगर अपन देखें बुद्धिज्म के टाइम से लेकर आज तक तो विमेन का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा है। और ये वाला क्वेश्चन आपके यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है एक बार तो इसी तरीके से, और दूसरी बार उन्होंने पूछा था कि क्यों गांधी जी के टाइम पे विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ से एंड किया है, पर वो बता रही है कि कैसे बुद्धिज्म में आपको पता होगा कि 3 सेक्ट हुआ करते थे, है ना, जैसे हिनायान, महायान और आगे वज्रयान आया था। तो उससे पहले थेरावाड़ा बुद्धिज्म एग्जिस्ट करता था, सबसे पुराना बुद्धिज्म था। ठीक है, उसमें जो कुछ महिलाएं थी जो जैसे होता है ना अपन साधु होते हैं, जो बुद्धिस्ट नन्स थी, जो मॉन्क्स थी, जो उसी के अंदर रहती थी केव्स वगैरह के अंदर, उनको तो उनके द्वारा एक लिखी हुई किताब है, उसको हम बोलते हैं थेरी गाथा। ठीक है, ये बेसिकली 73 वर्सेज हैं जो 101 फीमेल बुद्धिस्ट नन्स ने लिखे हैं। ठीक है, पहले तो आपको पता है कि जो ट्रांसफर होता था नॉलेज का वो बोल के किया जाता था, वर्बल किया जाता था। तो मगधी में बोल के उनको ट्रांसफर किया जाता था और बाद में इसको लिखते वक्त फिर पाली में ट्रांसलेट करके विनय पिटक का हिस्सा बना दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने वही बोला था कि कैसे विमेन के लिए द्वार बुद्धा के टाइम पे खुले थे और बुद्धा के जाने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें डाई डाउन भी हो गई थी। फिर अगर हम गांधी जी पे आए तो गांधी जी ने भी आप देखोगे वही बात करी थी कि सत्याग्रह में महिलाओं को बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया था। 21st सेंचुरी में भी आके हम आज भी विमेन की जो ब्रुटैलिटी है, उनके अगेंस्ट जो कस्टोडियल वायलेंस होता है, मैरिटल रेप्स वगैरह होते हैं, वर्क प्लेस में उनके जो काम की जगह हैं वहाँ पे जो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, आपको पता है सड़कों पे रेसलर्स आ गई थी, वीवर्स आ गई थी, तो उनके साथ भी आप देखोगे आज भी विमेन के लिए इक्वालिटी एक ड्रीम है, अभी तक पूरी तरीके से इक्वालिटी अचीव नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद जो एक नेक्स्ट आर्टिकल है मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हो। ये बेसिकली बता रहा है कि कैसे सरकार को अपनी पॉलिसी को कंज्यूमर से फार्मर की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। और वो ये बेसिकली बोल रहे हैं क्योंकि आज की उसको देख के वो ये बोल रहे हैं कि इस साल इतने फ्लड्स आए, ठीक है, इतनी अच्छी बारिश हुई, उसके बाद भी सरकार के पास अगर हम वीट और राइस का स्टॉक देखें तो बहुत ज़्यादा है। वीट का स्टॉक लगभग उनके पास देखोगे तो यहाँ पे बता रहा है अगर हमें 200 मिलियन मेट्रिक टन चाहिए तो लगभग 320 है, और अगर हमें 100 मिलियन मेट्रिक टन चावल चाहिए तो हमारे पास 449 है। मतलब जितना होना चाहिए उससे 15 से 16 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा आप ये बोल रहे हैं कि वीट तो चलो है जो है, राइस भी है, अभी जो ओवर सप्लाई है ये और बढ़ेगी क्योंकि अभी आपको पता है कि लोगों ने हार्वेस्ट नहीं करा था क्योंकि फ्लड्स आ गए थे, बारिश हो गई थी, तो दिवाली के बाद लोग हार्वेस्ट करेंगे तो और ज़्यादा अनाज आएगा। तो उस वजह से आप देखोगे वो बोल रहे हैं कि मार्केट में जो प्राइसेस चल रहे हैं, ठीक है, फसलों के, वो एमएसपी से तो नीचे है ही, पर जो पिछले साल रेट एग्जिस्ट करती थी उससे भी नीचे है। फिर उन्होंने बोला ये सिर्फ वीट और राइस यानी गेहूं और चावल के साथ ही नहीं, सोयाबीन के साथ भी है। वो ये बोल रहे हैं कि सोयाबीन का भी अगर आप देखोगे तो वैसे तो प्रोडक्शन कम हुआ है, ठीक है, क्योंकि ईल्ड कम हुई है, फ्लड्स आ गए थे, क्रॉप भी डैमेज हो गई थी, इनफैक्ट उसमें वायरस और फंगल डिजीज भी लग गए थे। ठीक है, उसके बावजूद भी आप देखोगे प्राइसेस बढ़े नहीं है, प्राइसेस उल्टा कम ही हुए हैं। ठीक है, अगर लास्ट ईयर प्राइस 4,300 रुपये था पर क्विंटल तो इस साल तो 4,100 रुपये रह गया, जबकि एमएसपी जो है वो तो 5,300 रुपये का है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ये पढ़ते हो बचपन से कि जब सप्लाई कम होती है, ठीक है, प्रोडक्शन कम होता है, सप्लाई कम होती है, तो अपने आप जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हो जाने चाहिए, बढ़ जाने चाहिए। बट वो बोल रहे हैं क्योंकि जो एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया में, क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे तेल निकलता है वो तो हम कंज्यूम कर लेते हैं और जो उसको फिर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और जो तेल निकालने के बाद वो जो केक बचता है ना उसको बेसिकली आप कैटल्स को फीड करने के लिए, है ना, उसमें यूज़ करते हो, पोल्ट्री वगैरह में। अब होता क्या है कि इंडिया के कॉम्पिटिटर्स हैं ये यूएस, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, यहाँ पे हुई है बम्पर पैदावार। तो अब मार्केट में जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ पे इनके प्राइस हो गए सस्ते, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को इससे एक तो बहुत सारा नुकसान हुआ है। दूसरा आप ये देखोगे कि हमारे यहाँ पे वो जो केक बचता था ना पोल्ट्री के लिए, जो हम कैटल और पोल्ट्री में फीड करते थे, अब उसमें भी क्या हो गया है कि ये DDGS जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विथ सल्यूबल्स,
ये क्या होता है बेसिकली, आप ऐसे समझो कि अपनी वो जो इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली जो फैक्ट्री होती है ना, जो मक्के और चावल से इथेनॉल बनाती है, ठीक है, मैंने जो E20 वाला एक वीडियो बनाया था शुरू शुरू में, उससे कनेक्टेड है ये, आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो उसके अंदर आप देखोगे कि उसमें भी प्रोटीन होता है, तभी तो आप इसको पोल्ट्री और अपने गाय वगैरह को खिला रहे हो, तो वो बहुत सस्ता मिलता है। तो इसलिए आप देखोगे सोयाबीन की वहाँ डिमांड कम हो गई, तो सप्लाई तो कम है ही, डिमांड भी कम हो गई, इसलिए आप देखोगे जो प्राइस था वो भी आप देखोगे काफ़ी कम चल रहा है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए। तो कैसे अब हम इस MSP तक इन प्राइसेस को लेके आए, कैसे हम अपनी प्रो कंज्यूमर से प्रो फार्मर अप्रोच की तरफ जाएं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी में इतने अभी तक हम क्या कह रहे थे कि भाई US ने टैरिफ लगा दिए, एक्सपोर्ट्स कम हो गए, हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है। तो RBI की एक रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, उसमें उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि इंडिया का ये जो हमने GST के रेट कट किए थे 22 सितंबर को, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, प्लस हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, टू व्हीलर ऑटोमोबाइल्स की इतनी बम्पर सेल हुई है, रूरल अभी इस बार अच्छी बारिश हुई है तो रूरल इकोनॉमी अच्छी हो गई है, अर्बन में भी आप देखोगे डिमांड वापस पिकअप कर रही है। तो उस चक्कर में वो बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा हमें US के टैरिफ से फ़र्क नहीं पड़ा है, और इनफैक्ट हम बहुत सारे सेक्टर्स जो थे हमारे रेजिलियंट ही हैं और हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। फिर अगर आप बिजनेस न्यूज़ में ही देखोगे तो आपको पता है US ने बेसिकली जो H1B वीज़ा होता है, जो लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं उनको एक वीज़ा लेना पड़ता है, H1B वीज़ा, तो उसकी फ़ीस बढ़ा दी थी, अभी $1 लाख कर दी थी। और अब ये बोल रहे हैं कि जो लोग पुराने पहले ही वीज़ा है उनके पास, या फिर वो अपना वीज़ा जैसे स्टूडेंट वीज़ा से काम करने वाला बदल रहे हैं, उनके लिए नहीं है ये, बेसिकली जो नए एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ US के ऊपर डिपेंड रहती है, इसलिए यहाँ पे बता दिया है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि चाइना ने हमारे खिलाफ WTO में कंप्लेन करी है कि हमने जो ये PLI स्कीम चला रखी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसमें हम अपने भारत के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये कैसे WTO के नॉर्म्स के खिलाफ है, तो हमारे खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर करिए। बस इतना ही किया, अभी तो आगे बताया जाएगा। अब जैसे आपको पता होगा कि पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से सारी एयरलाइंस और पूरा बैंकिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था, उनकी स्क्रीन ब्लैंक चली गई थी, वहाँ पे कोई वायरस का अटैक हो गया था। वैसे ही इस बार क्या हुआ, AWS जो अमेजॉन वेब सर्विस है, जो आपको क्लाउड सर्विस, डेटा स्टोरेज और बाकी सारी सर्विसेज देती है, डोमेन नेम होस्टिंग वगैरह, वो अभी बेसिकली कुछ घंटों के लिए बंद हो गई, जिस वजह से बैंकिंग, एयरलाइंस, एविएशन, बहुत सारी सर्विसेज जो थी, एप्लीकेशंस, इवन फेसबुक, मेटा, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो ये हमें बताता है कि आप एप्लीकेशन ऐप किसी का भी बना लो, वेबसाइट कोई सी भी बना लो, पीछे तीन ही कंपनी काम कर रही है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन। अगर पूरा का पूरा विश्व इन तीनों पे रिलाई कर रहा है ऑलमोस्ट, तो 90% से ज़्यादा, तो अगर इन तीनों में छोटा सा भी ग्लिच होता है ना, तो ये हमें बताता है कि कितना ज़्यादा मेजर डिस्ट्रप्शन हो सकता है। और इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है क्लाउड कंप्यूटिंग में। हम किसी एक या दो या तीन कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। इससे ये बताता है कि हमारा जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना फ्रेजाइल है, ठीक है। तो हो सकता, पहले क्या होता था कि कंपनियां जो थी वो खुद का सर्वर खुद होस्ट करती थी, पर अब क्या हुआ, ये कंपनी आ गई बड़ी तीन, ये इन्होंने बोला कि हम सस्ते दामों में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग और बाकी सर्विसेज भी दे देंगे। तो अब कंपनियों ने क्या करा, इन पे अपना खर्चा करना बंद कर दिया। अब इस वजह से ओवर डिपेंडेंसी बढ़ गई, और थोड़ा सा भी अगर इनमें डिस्ट्रप्शन होता है तो पूरा सिस्टम हेवायर हो जाता है, ठीक है। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने कभी देखा है कि देश में कोई पुराने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को जेल हो रही हो? तो फ्रांस में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके जो एक्स प्रेसिडेंट थे निकोलस सार्कोजी, उन्हें 2007 के जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें उनको मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की, लीबिया से जो फंड्स मतलब आए उनको उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उसके लिए उनको 5 साल की मतलब सज़ा हुई है प्रिजन में, और वो प्रिजन गए हैं एक्चुअली में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ जो एक बड़ी बात वो ये हुई है कि जापान में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है, सनाई टकाइची, ठीक है। तो सनाई टकाइची, उनका बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, बट आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि कौन सा एशियन देश है जहाँ पे पहली बार कोई विमेन प्राइम मिनिस्टर अब बनी है, ठीक है। तो वो है जापान। फिर ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रम्प बार बार बोलते हैं कि हम रशिया यूक्रेन के बीच में पीस डील करवा देंगे, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि देखो जब भी वॉर होता है ना, तो फ़ायदा किसका होता है, वो बोलते हैं ना, फ़ायदा होता है बेसिकली वो वॉर के जो सामान बेचती है उस कंपनी का, क्योंकि वो दोनों को बेचेगी। जैसे अभी वॉर चल रहा है तो उसमें जेट्स चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, आपको एम्यूनेशन चाहिए, गन्स चाहिए, तो ये जो बनाने वाली कंपनी है जैसे लॉकहीड मार्टिन हो गया, RTX हो गया, इनके प्रॉफिट्स ऊपर चले गए हैं, शेयर प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो इनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैं, ठीक है। फिर वहीं पे आप देखोगे कि ये
काफ़ी छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल लगेगा लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा ये वर्ल्ड में, क्योंकि आपको पता है कि क्रिटिकल मिनरल्स ये वो मिनरल्स होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ईवी से लेकर आपके चश्मे तक, आपके डिफेंस में, ठीक है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, रिन्यूएबल्स में, आप कोई भी सेक्टर सोच लो इंडस्ट्री में, वहाँ पे ये मिनरल्स बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। अब क्या है कि चाइना ने कंट्रोल कर रखा है इस क्रिटिकल मिनरल मार्केट को, ठीक है। और चाइना धमकी देता रहता है कि आप उसके साथ कुछ करोगे तो वो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई कम कर देगा। तो अभी यूएस और ऑस्ट्रेलिया, यूएस के ट्रम्प और ऑस्ट्रेलिया के अल्बानीज, इन्होंने अभी ये ट्रीटी साइन करी है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, ताकि जो चाइना पे डिपेंडेंस है वो उसको कम कर सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी इस पर ज़्यादा कुछ आया नहीं है, आगे जब आएगा तब हम देखेंगे। फिर स्पोर्ट्स सेक्शन में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि एज सच कोई गेम का फाइनल्स या कुछ कंक्लूड नहीं हुआ है। अभी सारे इनिशियल स्टेजेस में है, जब ये फाइनल स्टेजेस में आएंगे तब हम इनको देखेंगे। तो आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस यहीं ख़त्म होता है। वीकली आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें ये आर्टिकल्स आपको, इनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। पसंद आया है तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई फीडबैक है तो भी बताइएगा। एक पेपर कर लो अच्छे से, बहुत है। एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, स्पेसिफिकली इंटरव्यू फोकस बनाए जा रहे हैं वीडियोस। आरएएस यूपीएससी के इंटरव्यूज राउंड द कॉर्नर है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर से मिलेंगे, थैंक यू।